नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करते हैं। वो थ्योरी पढ़ते समय भी उसका रिवीजन नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले पन्ने से पढ़ते हैं, आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं, फिर उसको रख देते हैं। जब साल 6 महीने बाद उसका नंबर आता है तो आया राम गया राम हो जाता है जो पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोगों का कई कई साल हो जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उनको चीजें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब कुछ एक साथ कराते हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज, फिर वन लाइनर। हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पढ़ रहे थे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में हम लोग थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक दोस्तों। ठीक है, अब आज हम लोगों का है प्रश्नोत्तर, मतलब एमसीक्यूज, कैग से संबंधित एमसीक्यूज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति होती है दोस्तों उनकी अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 149 में उनकी कार्य एवं शक्तियां हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 है, अध्याय भी 5 है इसका। ठीक है, और भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं और भाग 6 में कुल 6 अध्याय हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तीसरा है, लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि लोक वित्त का संरक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, इसीलिए इसको जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। किसको? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक, चौथा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की योग्यताओं का वर्णन कहां पर किया गया है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, योग्यताओं का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। योग्यताओं का वर्णन संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किया गया है। तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून 1971 द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा है, भारत सरकार के शुद्ध आय की गणना कौन करता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 279 के तहत शुद्ध आय की गणना कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 279। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाने वाली सरकार की शुद्ध आय की गणना अंतिम होती है और किस अनुच्छेद में निहित है? तो अभी ऊपर बता चुके हैं, अनुच्छेद 279 में निहित है। ठीक है, सेवेंथ है, कैग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? अब कैग अपनी रिपोर्ट संसद में नहीं, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं और फिर संसद से जाती है लोक लेखा समिति के पास दोस्तों। ठीक, एट्थ है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका मित्र और मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है? तो वो लोक लेखा समिति का होता है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये गलत हो गया है, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नाइन्थ है, किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो हम लोग पढ़े हैं वर्ष 1976 में इसका किया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां है, राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है? तो राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करता है। ठीक है, ध्यान देना है, राज्यों का लेखांकन भी कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लेकिन केंद्र सरकार का लेखा ये नहीं करता है। केंद्र सरकार का लेखा CGA करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है। और कब से करता है? 1971 से करता है। ठीक है, 11वां है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक या लोक वित्त का संरक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, 12वां, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के किस नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे? तो 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे दोस्तों। ठीक है, 14वां नंबर हो जाएगा। 13th है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है इनकी। ठीक, 14वां है, कैग राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सौंपता है? हम लोग बताए थे 3। VVS लक्ष्मण नहीं, 3 करता है। कौन कौन से? विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा पर और सरकारी उपक्रमों पर। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। 15वां है,
कैग द्वारा दिए गए राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मतलब तीन अभी देखिए नाम ले चुके हैं, तीन, VVS लक्ष्मण, ठीक। तो विनियोग लेखा पर होता है, वित्त लेखा पर होता है, सरकारी उपक्रमों पर होता है, निजी उद्योगों पर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सौंपता है, VVS ध्यान देना है, ठीक है। 16वां है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? मतलब जो महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देते हैं किसको प्रस्तुत करते हैं? तो हम लोग पढ़े क्या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, कानून मंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, है कि नहीं? फिर राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाते हैं, संसद से लोक लेखा समिति के पास जाता है। 17वां है किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? किसके द्वारा पद का सृजन? तो पद का सृजन अनुच्छेद 148 से 151 में है, तो संविधान के द्वारा, है कि नहीं? यहां मत कर दीजिएगा कि मतलब संसदीय अधिनियम के द्वारा। संसदीय अधिनियम के द्वारा 1971 के द्वारा इनकी योग्यता का निर्धारण किया गया, ठीक है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो पद का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक। 19वां है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सत्य है, लेकिन गलत बताना है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही है, 2.5 लाख रुपया, है कि नहीं? क्योंकि अन्य न्यायाधीशों के समान होता है प्रति माह। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है कि नहीं? सेवानिवृत्ति के पश्चात ये न लाभ का पद धारण कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात ना ही ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। इनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, गलत बात है। इनको पदच्युत किया जा सकता है असमर्थता और कदाचार के आधार पर संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। फिर संसद जब पास कर देती है तब इनको कर दिया जाता है, ठीक, ध्यान देना, मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। 20वां है लोक लेखा समिति की आंख एवं कान किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति की आंख एवं कान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब हम लोग बढ़ते हैं शीघ्र अवलोकन वन लाइनर के पास, ठीक है। अब इस तरीके से पहले थ्योरीज पढ़े, उसमें रिवीजन हो गया, एमसीक्यूज में भी लगभग सारा रिवीजन हो गया, वन लाइनर में भी हम लोगों का लगभग सारा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया, ठीक है। दूसरा है संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया? भाग 5 में किया गया है, ठीक। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? पद का सृजन अनुच्छेद 148 से 151 ये है, तो संविधान के द्वारा किया गया है, ठीक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस एक का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है? तो लोक लेखा समिति का होता है। सब रट गया होगा दोस्तों आप लोगों को, है कि नहीं? इतनी बार में तो रट ही गया होगा। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, वी नरहरि राव थे 1948 से 1954 के बीच, ठीक है। छठा है भारत के वर्तमान या 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। पिछले क्वेश्चन में मिला था ये गिरीश चंद्र मुर्मू किस नंबर के हैं, इसमें उल्टा कर दिए हम कि 14वें कौन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 7वां है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है? तो नियुक्ति अनुच्छेद 148 में, 149 में उनकी कार्य एवं शक्तियां हैं, 279 में क्या है? सरकार के शुद्ध आय की गणना करती है ये, ठीक है। 8वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। 9वां है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पद से हटाए जाने का प्रावधान असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10वां है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। 11वां है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, ठीक। 12वां क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो संघ से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और राज्य से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 13वां है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है। मतलब संसद के सदनों का विशेष बहुमत होगा, संसद के सदनों का, संसद के सदस्य का 2/3
और उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 14वां है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां या कर्तव्य का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 149 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। 15वां है, भारत में किस वर्ष कैग अधिनियम 1971 में संशोधन कर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से मतलब लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया है? तो वर्ष 1976 में अलग कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ये वन लाइनर देख लिए हैं और 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आज देख लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका पूरा कैग कंप्लीट हो गया है। अगर कैग से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इन सब से बाहर नहीं जाएगा। आपको थ्योरी पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, वन लाइनर सॉल्व कर लीजिएगा। इस 2 क्लास में आपका कहीं भी ये कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आता ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। हम लोग किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट रह के बात करते हैं, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय सबका कीमती है। ठीक है, तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में भाग 6 के साथ, राज्यपाल के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।